नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है आशुतोष कुमार पनवल में। आज का टॉपिक है हमारा इतिहास और इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। एग्जाम में मौर्य साम्राज्य से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम मौर्य साम्राज्य को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मौर्य वंश। मौर्य वंश मौर्य वंश ने 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश को जानने का कई स्रोत है, जिसमें प्रमुख है विदेशी स्रोत। और विदेशी स्रोत में हम पढ़ेंगे कि किताब है इंडिका के बारे में। इसका लेखक मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह कंधार का निवासी था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 5 वर्षों तक रहा था। इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद 1891 में मैकडील ने किया था। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में पाटलिपुत्र नगर पर शासन का सुंदर विश्लेषण किया है। उसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा नगर बताया। मौर्यकालीन नगर पर शासन की सूचना देने वाला प्रमाणिक स्रोत मेगास्थनीज का इंडिका है। इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर पर 6 समितियों द्वारा शासन किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगास्थनीज के अनुसार भू राजस्व 1/4 होता था। मेगास्थनीज ने भारत के 58 नदियों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। उसके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था। उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। 1 सैनिक, 2 व्यापारी, 3 पार्षद, 4 गुप्तचर, 5 किसान, 6 शिकारी और 7वां है दार्शनिक। दूसरा एक इतिहासकार है जिसका नाम है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो एक भूगोलवेत्ता था। स्ट्रैबो के भूगोल के प्रथम अध्याय में सिकंदर एवं मेगास्थनीज के साथियों की चर्चा है। स्ट्रैबो के भूगोल से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच वैवाहिक संबंध था। स्ट्रैबो के भूगोल में चंद्रगुप्त मौर्य के महिला अंगरक्षक का वर्णन है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण किताब है प्यूलिथिका हिस्टोरिका। इसके लेखक डायोडोरस हैं। डायोडोरस की पुस्तक भारत के विषय में सूचना देने वाला प्रथम प्राचीनतम पुस्तक है। इसके बाद किताब है नेचुरल हिस्टोरिका, जिसके लेखक हैं प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिका से पता चलता है कि टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एक और इतिहासकार का नाम है जिसका नाम है एलियन। एलियन की पुस्तक का नाम भी इंडिका है। एलियन ने अपनी पुस्तक इंडिका का आधार मेगास्थनीज के इंडिका को बनाया। कुम्हार की प्रथम जानकारी एरियन की इंडिका से मिलती है। इसके बाद एक किताब है एपिटोन। जस्टिन की पुस्तक का नाम एपिटोन है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोपोटस कहा है। अगला किताब का नाम है प्यूलिथिका। प्लूटार्क की पुस्तक का नाम प्यूलिथिका है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोपोटस शब्द का
प्रयोग किया है। इसके बाद मौर्य वंश की जानकारी देने वाले जो भारतीय ग्रंथ है वो निम्नलिखित हैं। एक, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। वृषल का अर्थ है कुलहीन। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद का पुत्र बताया गया है। अगली किताब है परिशिष्ट पर्वन, जिसके लेखक हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषक के सरदार का पुत्र बताया गया है। परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। परिशिष्ट पर्वन से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगिरि पर्वत में संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग किया। अगला किताब का नाम है आवश्यक चूर्णी सूत्र। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, संलेखना विधि का मतलब हुआ कि अन्य जल त्याग कर एक जगह बैठ जाए और अपने प्राण का त्याग करना संलेखना विधि कहलाता है। आवश्यक चूर्णी सूत्र। इस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना गया है। अगला किताब है बृहद कथा मंजरी। इस किताब से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदो का पुत्र था। और एक बेहद महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है राजतरंगिणी। इसके लेखक हैं कल्हण। राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कल्हण था। जम्मू कश्मीर की जानकारी देने वाला एकमात्र स्रोत राजतरंगिणी है। इस पुस्तक में विभिन्न राजवंशों का तुलनात्मक अध्ययन है। राजतरंगिणी में अशोक के उत्तराधिकारियों की चर्चा है। इस पुस्तक से स्पष्ट होता है कि अशोक के इष्ट देव शिव थे और अशोक का पुत्र जावलक्य कश्मीर का शासक था। अगला किताब का नाम है कथा सरित सागर। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंदवंशीय बताया गया है। इसके बाद अगला किताब है दीपवंत, जो बौद्ध ग्रंथ है। इसमें मौर्य वंश के संपूर्ण उत्तराधिकारियों की चर्चा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौर्योत्तर काल में भारत और श्रीलंका के बीच गहरा संबंध था। अगला बौद्ध ग्रंथ है महावंश। इसमें मौर्य वंश के संपूर्ण उत्तराधिकारियों का उल्लेख है। इसमें भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध दृष्टिकोण का चर्चा है। अगला बौद्ध ग्रंथ है पटकथा। यह बौद्ध साहित्य है। इसमें मौर्यकालीन भूगोल, राजनीति, समाज एवं अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। अगला बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश। यह ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालता है। अगला ग्रंथ है दिव्यावदान। इसमें अशोक एवं उसके उत्तराधिकारियों की चर्चा है। इसमें अशोक के बाद कुणाल गद्दी पर बैठा तथा उसे धर्म विवर्धन कहा गया। अगला किताब है अशोकावदान। इससे यह स्पष्ट होता है कि अशोक ने गद्दी प्राप्त करने के उद्देश्य से संघर्ष किया था। अगला किताब है कुणालावदान। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुणाल ने अपनी सौतेली मां के कहने पर अपनी दोनों आंखें निकालकर दान में दे दिया। अगला किताब का नाम है आर्य मंजूश्री कल्प। इसमें मौर्यकालीन समाज के संबंध में सूचना प्राप्त होता है। विष्णु पुराण अगले किताब का नाम है, जो एक पुराण भी है। इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। विष्णु पुराण से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ब्राह्मण मंत्री चाणक्य की सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण किताब कहा जाए पूरे मौर्य वंश के लिए तो वह अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौटिल्य हैं।
कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त एवं चाणक्य भी था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूरी तरह से लौकिक यानी धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर साहित्य है। इसमें 15 भाग और 6000 श्लोक हैं। यह पूरी तरह से राजनीति है। 1909 में डॉक्टर श्याम शास्त्री ने पहली बार अर्थशास्त्र का प्राचीन संस्कृत से सरल संस्कृत में अनुवाद कराया। यह भारत का प्रथम धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है। यह प्रशासन संबंधी ग्रंथ है। इसमें सप्तांग सिद्धांत का पहली बार उल्लेख किया गया है। सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग निम्नलिखित हैं। 1 राजा, 2 अमात्य, 3 जनपद, 4 दुर्ग, 5 मित्र, 6 कोष और 7 सेना। इसके बारे में विस्तार से हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इससे मौर्यकालीन प्रशासन की सूचना प्राप्त होती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। इसमें भूमि कर 1/6 का उल्लेख है, जबकि मेगास्थनीज ने भूमि कर 1/4 का उल्लेख किया था। अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्ष और 18 तीर्थ यानी मुख्य अधिकारी की चर्चा है। अर्थशास्त्र को आधुनिक संस्कृत में गजपति शास्त्री के द्वारा अनुवाद किया गया है। अर्थशास्त्र की शैली पदात्मक है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के अभिलेख शुरू होते हैं, जिन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।